अ, नमस्कार दोस्तों। हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन के स्ट्रक्चरल मॉडलिंग जो कि यूनिट 2 है, उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। और जब हम लोगों ने उसके बारे में डिस्कस किया तो हम लोग हमने देखा था कि हम क्लास के अंदर देख रहे थे कि किस तरीके से जो क्लास है उसका रिलेशनशिप किससे कैसे मेंटेन करता है या किस तरीके से कनेक्ट होता है एक दूसरे से, ऑब्जेक्ट से क्लास, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से, क्लास का ऑब्जेक्ट से, या फिर सब क्लास का सुपर क्लास से। ठीक है। उसके अलावा हमने और सारी चीज़ें समझने की कोशिश की थी कि क्या कहते हैं कि किस तरीके से अगर हम देखें कि एट्रीब्यूट्स क्या हैं, ऑपरेशंस क्या हैं, या नेम किसे कहते हैं। ठीक है। एक पर्टिकुलर क्लास के बारे में कि हमने एक तरीके से देखे तो हम लोग क्लास को और डीप में देखने की कोशिश की थी। ठीक है। तो दोस्तों, लास्ट टाइम जब हम लोग क्लास को देख रहे थे तो हम लोग यहाँ रिलेशनशिप हम लोग इस डायग्राम पे थे। ठीक है। तो इस डायग्राम को, अगर मैंने आपको बताया था कि रिलेशनशिप, ये डायग्राम जो है ये रिलेशनशिप को वो करता है कि किस तरीके से रिलेशनशिप जो है वो परफॉर्म होगी। ठीक है। किस तरीके से रिलेशनशिप जो है हमारी वो परफॉर्म होगी। मतलब कि अगर हम कहें कि अगर बहुत क्लास है, सुपर क्लास है, सब क्लास है, ठीक है ना, बहुत सारे क्लास हैं, तो किस तरीके से हम उनका रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ इस्टेब्लिश करेंगे, या फिर सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने से पहले किस तरीके से हम ये मतलब कि बनाएंगे, ये मतलब कि उसका एक स्ट्रक्चर किस तरीके से तैयार करेंगे ताकि हम ये दिखा सकें कि सबका एक दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप है। ठीक है दोस्तों। तो जब हम इस डायग्राम की बात कर रहे थे दोस्तों, तो इस डायग्राम में हमने देखा था कि एक हमारा विंडोज़ है। ठीक है। जो कि एक क्लास है। कंसोल और डायलॉग बॉक्स सब क्लास है। तो सब क्लास से ऊपर का जो रिलेशनशिप है वो आपका जनरलाइजेशन था। और जो ये इवेंट के साथ जो क्लास का अटैचमेंट था वो आपका डिपेंडेंसी थी। ठीक है ना। और अगर हमने डिपेंडेंसी को देखना था तो हमने यहाँ लिखा था कि यूजर्स रिलेशनशिप, कि यूजर का पर्टिकुलर उस क्लास के साथ क्या रिलेशनशिप है। अब अगर हम बात करें जैसा कि सब क्लास का सुपर क्लास के साथ जो रिलेशनशिप है, यानी कि बॉटम टू टॉप की बात करें, तो उस रिलेशनशिप को हम जनरलाइजेशन कहते हैं। हमारा एसोसिएशन था जो कि जिसको हम स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप में देखते थे कि अगर पर्टिकुलर किसी क्लास का कोई एक पर्टिकुलर किसी भी सब क्लास के साथ अगर अटैचमेंट होता है, ठीक है ना, जो जिसको केवल वही क्लास एक्सेस कर पा रहा है, या ठीक है, तो वो जो रिलेशन होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसे हम एसोसिएशन कहते हैं। अब अगर हम डिपेंडेंसी, एसोसिएशन और जनरलाइजेशन तीनों को थोड़ा सा और डिटेल में अगर देखें तो आपको दिखेगा कि जो हमारी डिपेंडेंसीज हैं, डिपेंडेंसीज का मतलब क्या होता है कि अ चेंज इन द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट में अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ द डिपेंडिंग ऑब्जेक्ट। अ क्लास यूजर a class uses another in its behavior। हाँ, तो दोस्तों हम बात कर रहे थे डिपेंडेंसी की। तो जिस तरीके से लिखा है कि अ चेंज इन द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट में अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ द डिपेंडिंग ऑब्जेक्ट, यानी कि कहने का मतलब क्या है, जिस तरीके से अलग अलग स्टेट पे, ठीक है, अगर कोई भी जो भी चेंजमेंट हो रहा है, ठीक है ना, तो वो चेंजमेंट जो है वो क्या कहते हैं कि जो बिहेवियर है, ठीक है ना, जो और सारे ऑब्जेक्ट जो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है ना, उसमें भी वो मतलब वो उसको अफेक्ट करेगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर पर्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो अपने स्टेट, उसके स्टेट में अगर कुछ भी चेंज हो रहा है, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है और उसका एक स्टेट है 1 2 3, ठीक है ना, तो 1 पे जब वो आता है तो उसका वर्क कुछ और है, 2 पे कुछ आता है तो उसका वर्क कुछ और है, ठीक है ना। तो अगर ये 1 पे आ रहा है तो भी इस ऑब्जेक्ट से और जितने भी ऑब्जेक्ट कनेक्टेड हैं, ठीक है,
उनके बिहेवियर में चेंजमेंट आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे ही वो दूसरे स्टेट पे आएगा तो चूंकि इसी ऑब्जेक्ट से ये सारे कनेक्टेड है, यानी कुछ ना कुछ रिलेशन है, तो उसके थ्रू इनकी भी फंक्शनैलिटी में कुछ ना कुछ चेंज आ जाएगा, ठीक है। अ क्लास यूजेस अनदर इन इट्स बिहेवियर, ठीक है ना, कि जो क्लास है वो अनदर यूजर मतलब कि ऑब्जेक्ट को भी यूज कर सकती है अकॉर्डिंग टू बिहेवियर। ड्रॉन एज अ डैशबोर्ड डायरेक्टेड लाइन, ठीक है। मोस्ट ऑफ्टन यूज्ड टू शो दैट वन ऑफ द ऑपरेशंस uses another class as an argument. Dependency can be used at various level of abstraction, ठीक है ना। तो दोस्तों अगर आप इस डिपेंडेंसी की डिफिनीशन को समझे, ठीक है ना, तो ये डिपेंडेंसी की डिफिनीशन हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है कि पर्टिकुलर किस तरीके से एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे या फिर एक क्लास दूसरे क्लास पे निर्भर है, ठीक है ना, कि अगर जब तक एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की वैल्यू में चेंज नहीं होगा तब तक दूसरा ऑब्जेक्ट की वैल्यू में भी चेंज नहीं होगा, बिकॉज ऑफ दूसरे ऑब्जेक्ट का जो रिलेशन है वो पहले ऑब्जेक्ट के साथ है, और जब तक पहला ऑब्जेक्ट अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करेगा तब तक दूसरा ऑब्जेक्ट की वैल्यू या फंक्शनैलिटी चेंज नहीं होगी, ठीक है ना। तो ये जो डिपेंडेंसी है, ठीक है ना, यही यहाँ पे इस डिफिनीशन के थ्रू ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है ना, उसको बताने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से जो अगर रिलेशनशिप की बात आ रही थी तो रिलेशनशिप को तीन तरीके से, जो कि जनरलाइजेशन, एसोसिएशन और डिपेंडेंसी, जो तीन चीजें रखी गई थी, तो वो तीन चीजें हमें यही बता रही हैं कि किस तरीके से पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ जो डिपेंडेंस है, मीन्स कि जब तक ये कुछ करेगा नहीं तब तक ये ऑब्जेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है ना। जब तक इस क्लास की फंक्शनैलिटी पूरी नहीं होती तब तक दूसरे क्लास की फंक्शनैलिटी नहीं स्टार्ट हो सकती, ठीक है ना। तो ये जो डिपेंडेंसी है दूसरे के प्रति, यही ये डिफिनीशन जो है ये यही आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब दोस्तों अगर जनरलाइजेशन की बात करें तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है कि रिलेशनशिप बिटवीन अ जनरल थिंग्स पेरेंट एंड अ मोर स्पेसिफिक थिंग चाइल्ड ऑफ द सेम काइंड, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट और चाइल्ड, ठीक है ना। तो दूसरा देखिए क्या लिखा हुआ है कि द चाइल्ड इनहेरिट द एट्रीब्यूट्स एंड ऑपरेशन ऑफ द पेरेंट क्लास, जिसको हम इनहेरिटेंस भी कहते हैं, हम लोगों ने डिस्कस किया है इनहेरिटेंस के बारे में। ऑपरेशंस कैन बी रीडिफाइंड इन द चाइल्ड, ऑपरेशन कैन बी रीडिफाइंड इन द चाइल्ड एंड ओवरराइड द ऑपरेशंस ऑफ द पेरेंट, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। ड्रॉ एज अ डायरेक्टेड लाइन विथ ओपन एरोहेड, सॉरी। तो कहने का मतलब क्या है कि जनरलाइजेशन के थ्रू हम ये दिखा सकते हैं कि किस तरीके से जो हमारा सब क्लास है जो कि सुपर क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है, तो किस तरीके से वो किस कंडीशन में वो पेरेंट की कौन सी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है, ठीक है ना। इसको, इस रिलेशनशिप को हम जनरलाइजेशन के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर जो हमारा चाइल्ड क्लास है अगर पेरेंट क्लास से कुछ ले रहा है और वो उसमें कुछ थोड़ा चेंज कर रहा है तो उसी को हम पॉलीमॉर्फिज्म का जो कॉन्सेप्ट है पेरेंट के, ठीक है ना, वो उसको ओवरराइड कर रहा है, ठीक है। और मैंने ओवरराइड कर सकता है यानी कि वो जो पेरेंट के अंदर क्लास के अंदर जो फंक्शन है वो अगर चाहे तो उस फंक्शन को थोड़ा सा और बेटर बना सकता है या एडिशनल वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है ना। तो जनरलाइजेशन जो है ये नीचे से टॉप टू सॉरी बॉटम टू टॉप जो रिलेशनशिप है चाइल्ड टू पेरेंट का, ठीक है ना, और किस कंडीशन में जो चाइल्ड है वो पेरेंट की किस प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है, ठीक है ना, उसको एक सही तरीके से इम्प्लीमेंट करता है। जैसा कि नीचे की अगर आपको ये डायग्राम अगर दिख रहा हो, ठीक है ना, तो अगर आप इस डायग्राम को अगर आप देख रहे हो तो देखिए यहाँ पे शेप नाम का एक सुपर क्लास है, ठीक है ना। ये उसकी एट्रीब्यूट्स हैं और उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो क्या है, मूव, रिसाइज, डिस्प्ले, ठीक है ना। अब यहाँ पे रेक्टेंगल, सर्किल, पॉलीगॉन ये उसके सब क्लास है, ठीक है ना। तो जब भी रेक्टेंगल बनाना होगा, ठीक है ना, तो भी वो इन तीनों शेप के जो ये तीन फंक्शन है उसको ये इनहेरिट करेंगे। सर्किल भी बनाना होगा
तो भी वो इसके 3 फंक्शन को इनहेरिट करेंगे, और जब पॉलीगॉन बनाना होगा तो भी वो शेप के इन तीनों को फंक्शन को इनहेरिट करेंगे। तो ये जो नीचे से जो ऊपर का हमारा रिलेशनशिप है, देख रहे हैं नीचे से ऊपर का ये रिलेशनशिप जो है इसी को हम जनरलाइजेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, होप सो आपको इस डायग्राम से सही से समझ में आ गया होगा। और ये जो रिलेशनशिप में ये जो एरो है, जैसा कि देखिए यहाँ वर्ड में लिखा हुआ है कि ड्रॉन एज डायरेक्टेड ओपन, ठीक है ना, ये जो लिखा हुआ है ये एरो है जो रिप्रेजेंट करता है कि किस तरीके से नीचे वाला ऊपर वाले के साथ अटैच है। ठीक है दोस्तों, तो होप सो आपको ये चीज़ें तो समझ में आई होंगी। अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, एसोसिएशन। ठीक है ना, तो एसोसिएशन जैसा कि बताया था कि स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप क्या शो करता है, स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप वेयर नाउन ऑफ द क्लास इज पार्ट ऑफ द अदर। ठीक है ना, जैसे कि एक पर्सन जो है, ठीक है ना, वो दूसरा इसको किस तरीके से अगर क्या कहते हैं कि डायग्राम में शो करना है तो उसको किस तरीके से हम शो करते हैं कि ड्रॉ एज अ सॉलिड लाइन कनेक्टिंग क्लास। ठीक है ना, यानी कि ये जो साइन आपको दिख रहा है, ठीक है ना, तो नेम ऑफ एन एसोसिएशन। ठीक है ना, तो पर्टिकुलर जो नेम है, ठीक है ना, वो नेम जो है वो एसोसिएट करता है किसी पर्टिकुलर क्लास के साथ। ठीक है ना, जैसे आपको अगर यहाँ पे देखिए डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द रिलेशनशिप, ठीक है ना, नेम ऑफ एन एसोसिएशन। ठीक है ना, तो नेम ऑफ एसोसिएशन का मतलब क्या है, ये पर्सन है और ये कंपनी है, तो इन दोनों के रिलेशन को जो है वो नेम डायरेक्ट मतलब कि वो रिलेशनशिप को मतलब बताता है कि किस तरीके से पर्टिकुलर एक नेम जो है वो दूसरे नेम के साथ रिलेशनशिप में है। ठीक है ना, अब जैसे यहाँ पे देखिए पर्सन है तो वर्क फॉर कंपनी, तो ये जो एरो है ये बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये पर्टिकुलर इस कंपनी के लिए काम करता है। ठीक है ना, तो अब ऐसे बहुत सारे पर्सन हो सकते हैं जो पर्टिकुलर इस कंपनी के साथ काम कर सकते हैं, उसी को हम मल्टीप्लिसिटी कहते हैं। ठीक है ना, अभी हम आगे उसको देखेंगे। कैन इंक्लूड द डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप, और ये देखिए रिलेशनशिप के डायरेक्शन को भी शो कर रहा है कि जो पर्सन है वो कंपनी की तरफ काम कर रहा है, ना कि जो कंपनी है वो पर्सन की तरफ काम कर रही है। ठीक है, तो ये डायग्राम के थ्रू आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से एसोसिएशन काम करता है, यानी कि दो पर्टिकुलर अलग एंटिटी को किस तरीके से आपस में कनेक्ट करता है, या ये बताता है कि किस तरीके से पर्टिकुलर जो एक ऑब्जेक्ट है वो पर्टिकुलर क्लास के साथ किस तरीके से मर्ज हो रहा है, या किस तरीके से वो उसका रिलेशन है उस पर्टिकुलर थिंग के साथ। अब एसोसिएशन के रोल की बात करें तो आइडेंटिफाइज द रोल दैट ईच क्लास प्ले इन द रिलेशनशिप। ठीक है ना, यानी कि ये क्या करता है एसोसिएशन, ये आइडेंटिफाई करता है कि कौन से रिलेशनशिप में कौन सा क्लास कौन सा काम करेगा। ठीक है ना, प्लस ये इसको ड्रॉ करने के भी काम में आता है। सेम क्लास कैन प्ले डिफरेंट रोल इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है ना, यानी कि इससे एसोसिएशन ये भी बताता है कि किस कंडीशन में कौन सा क्लास कौन सा रोल परफॉर्म करेगी। ठीक है ना, तो एसोसिएशन के थ्रू हम अपने बात करें यूएमएल में तो ये सारी चीज़ें रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कस्टमर को दिखा सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा, ये इम्प्लीमेंटेशन जो है ये इम्प्लीमेंटेशन आर्किटेक्चर फॉर्म में, डायग्राम के फॉर्म में है, ना कि ओरिजिनल लैंग्वेज है। ये जो रिलेशंस ये यूएमएल के ही एडवांस फीचर हैं जिनके थ्रू हम या नोटेशंस कह लीजिए, जिनके थ्रू हम बहुत अच्छे से किसी भी मॉडल को क्रिएट कर सकते हैं, या मॉडलिंग को हम स्ट्रक्चरल मॉडलिंग को या फिर बिहेवियर मॉडलिंग को शो करा सकते हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लिसिटी की बात आती है, तो जैसा कि मैंने दोस्तों अभी आपको ऊपर मल्टीप्लिसिटी की बात अगर आती है तो मैंने जैसा अभी आपको ऊपर बताया था कि अभी एक पर्सन है और वो एक पर्सन इस कंपनी के साथ अटैच है, इसी तरीके से एक से ज़्यादा पर्सन होंगे जो कि अलग अलग एम्प्लॉय होंगे और वो भी इस पर्टिकुलर कंपनी के साथ अटैच होंगे, इसी को मल्टीप्लिसिटी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी को हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिसिटी। ठीक है ना, जैसा देखिए यहाँ पे भी सेम, सो हाउ मेनी ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम टाइप आर इन्वॉल्व इन द एसोसिएशन, मीन्स कितने एक पर्सन है, दूसरा पर्सन है, तीसरा पर्सन है, ऐसे बहुत सारे पर्सन होंगे जो कि एक ही एसोसिएशन के थ्रू, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, पर्टिकुलर इस कंपनी के साथ रिलेशनशिप में होंगे, यानी कि ये सारे के सारे एम्प्लॉय होंगे जो कि उस कंपनी में काम कर रहे होंगे। तो इस टाइप का जो रिलेशनशिप है दोस्तों, उस रिलेशनशिप को हम मल्टीप्लिसिटी कहते हैं। ठीक है, इस टाइप के हम रिलेशन को क्या कहते हैं दोस्तों, मल्टीप्लिसिटी। ठीक है,
तो होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि पर्टिकुलर जब एक पर्सन एक ऑब्जेक्ट की बात करें कि पर्टिकुलर उस कंपनी के साथ क्या रिलेशनशिप है, ठीक है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं, एसोसिएशन। लेकिन जब इसी एक से ज़्यादा पर्सन हो जाते हैं, यानी कई सारे एम्प्लॉयज़ हैं, पर्सन जो एम्प्लॉय हैं जो कंपनी के साथ उनका रिलेशन है, तो उसको हम मल्टीप्लिसिटी कह सकते हैं या रिलेशनशिप में, ठीक है ना। और उसको इस तरीके से हम उसको डिनोट करते हैं या शो करते हैं, वन डॉट डॉट मतलब जितने एम्प्लॉई हैं और वो एम्प्लॉयर यानी कि जो कंपनी है जिसके साथ उनका रिलेशनशिप है, ठीक है। अब दोस्तों बात आती है अपने नए कॉन्सेप्ट की, जो कि हमारा एग्रीगेशन है। और दोस्तों अगर हम एग्रीगेशन की बात करें तो जैसा कि देखिए इसमें लिखा हुआ है एन एसोसिएशन वेयर वन क्लास इज पार्ट ऑफ अदर। यानी कि अगर हम बात करें एसोसिएशन, तो एसोसिएशन का जो स्ट्रक्चरल एसोसिएशन का जो हमारा स्ट्रक्चरल कनेक्शन था, ठीक है ना, तो वो क्या करता था कि किसी एक क्लास का किसी अदर पार्ट के साथ जो रिलेशनशिप होता है, ठीक है ना, उसको वो शो करता था। जैसा कि डायलॉग बॉक्स के साथ कंट्रोल, ठीक है ना, यानी कि डायलॉग बॉक्स का ही एक पार्ट कंट्रोल है जो स्ट्रक्चर में उसके साथ अटैच था, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे, ठीक है, हैज़ अ रिलेशनशिप के तौर पे, लेकिन अगर हम एग्रीगेशन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे क्या है कि एक क्लास, जैसे कि एसोसिएशन जो हम लोगों ने देखा था, तो एसोसिएशन में हमारा क्या देखा, हमने क्या देखा कि भाई पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट, एक चीज़ किस तरीके से दूसरे मतलब एक कंपनी के साथ एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय का क्या रिलेशनशिप हो सकता है, यानी पर्टिकुलर एक ऑब्जेक्ट का एक क्लास के साथ क्या रिलेशनशिप हो सकता है, या एक से ज़्यादा क्लास का पर्टिकुलर एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर क्लास के साथ क्या रिलेशनशिप हो सकता है। एसोसिएशन ये बता रहा था, यानी बाहर की एंटिटी का, ठीक है ना, पर्टिकुलर कंपनी के एंटिटी के साथ जो रिलेशनशिप है। लेकिन अगर एग्रीगेशन की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा कंपनी के अंदर जो अलग अलग सिस्टम है उनके बीच के रिलेशन को दिखा रहा है। यानी कि यहाँ पे कोई बाहर से पर्सन नहीं आया, ठीक है ना, कंपनी के अंदर एक डिपार्टमेंट है, ठीक है ना, तो डिपार्टमेंट भी कहीं ना कहीं कंपनी से ही जुड़ा होगा, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे, ठीक है ना, जो मिल के कंपनी को चला रहे होंगे, ठीक है ना। तो ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट है, ठीक है ना, इन पर्टिकुलर या एक तरीके से कम कह लें तो एक कंपनी के या एक मशीन के छोटे छोटे पुर्जे जब मिलते हैं ना, तब कंपनी वर्क करती है। तो उन छोटे छोटे पुर्जों का पर्टिकुलर उस मशीन को बनाने में क्या रोल है, ठीक है ना, ये जो रिलेशनशिप है इसे हम क्या कहते हैं, एग्रीगेशन। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि जैसे कंपनी है तो उसमें जो अलग अलग 4 डिपार्टमेंट है, तो चारों के चारों डिपार्टमेंट का एक अपना काम होगा और वो सब मिलके कहीं ना कहीं कंपनी के साथ ही कंपनी से ही मिले होंगे, ठीक है ना। तो ये जो अंदर का स्ट्रक्चरल जो रिलेशनशिप है, ठीक है ना, वो हमारा एग्रीगेशन के थ्रू हम शो करते हैं। और इसमें डिपार्टमेंट जो है, अगर जो उसका सब पार्ट होता है एक तरीके से कहें, तो वो जिस कंपनी के साथ अटैच होता है, तो आप ये देखिए इस तरह के सिंबल का हम यूज करते हैं, ठीक है ना। ये सिंबल दिख रहा है ना, इससे पहले वाला जो सिंबल था, ठीक है ना, जनरलाइजेशन में, उसमें आपने देखा होगा कि एरो था, लेकिन यहाँ पे देखिए ये दूसरे तरीके का एक सिंबल है जो कि एग्रीगेशन को शो करता है कि किस तरीके से एक कंपनी के जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं वो किस तरीके से कंपनी के साथ रिलेशनशिप में है, ठीक है दोस्तों। तो होप सो आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। इसके बाद से दोस्तों some important facts about a design might not be expressible in the basic UML notation, ठीक है ना। कुछ चीज़ें और भी होती हैं जो बेसिक UML नोटेशन से इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती दोस्तों। तो उसके लिए देखिए कुछ अलग टाइप के नोटेशन का यूज़ किया जाता है UML में, नोटेशन जिसको एडवांस भी कह सकते हैं हम। तो नोट्स, वर्जन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, कंस्ट्रक्ट ऑफ डिपेंडेंसी। नोट का मतलब क्या हो गया कि किस तरीके से हम उसके कुछ उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखें। वर्जन नंबर ऑफ कंपोनेंट्स यानी कि अलग अलग कौन कौन से कंपोनेंट का हम यूज़ कर रहे हैं उसको, उसके डिस्क्रिप्शन को अगर हमें दिखाना हो, और डिपेंडेंसी को अगर हमें शो कराना हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम नॉर्मल UML के नोटेशन से नहीं कर सकते, तो वहाँ पे हम कुछ स्पेशल नोटेशंस का यूज़ करें, कुछ स्पेशल नोटेशंस का हम यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं बारी बारी वो एक एक नोटेशंस है क्या। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नोट की, ठीक है ना, नोट्स मतलब अ ग्राफिकल सिंबल यूज टू अटैच कमेंट और कंस्टेंट्स टू द एन एलिमेंट, ठीक है ना। तो अगर हम दोस्तों नोट्स की बात करें तो ये ग्राफिकल सिंबल है,
ठीक है ना, जो कि हमें बताता है कि किस तरीके से पर्टिकुलर अगर कुछ भी लिखा हुआ है या कुछ भी अगर हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं तो इसका मेन वर्क क्या है, ताकि बंदे को देख के समझ में आ जाए कि कंक्लूजन क्या है इस पर्टिकुलर चीज को बनाने का। ठीक है ना, ड्रॉ एज अ इसको किस तरीके से शो किया जाता है, तो ड्रॉ एज अ रेक्टेंगल विथ अ डॉग eared कॉर्नर कंटेनिंग अ टेक्सचुअल और ग्राफिकल कमेंट। यानी कि जो भी हम कमेंट डाल रहे हैं उस कमेंट का कोई मतलब नहीं होता है, वो बस समझने के पर्पज के लिए यूज होता है। ठीक है ना, तो उसको हम इस तरीके के डॉग एड कॉर्नर कॉर्नर टाइप के बॉक्स में का यूज करके हम कमेंट को लिखते हैं। इट डज नॉट कैरी एनी सेमेंटिक इम्पैक्ट्स, यानी इसका कोई मीनिंग नहीं होता, कोई रोल नहीं होता, लेकिन ये पर्टिकुलर बस यूजर को समझने के लिए होता है कि पर्टिकुलर ये जो चीज की गई है उसका क्या मतलब है। ठीक है ना, उसके अलावा दोस्तों हम बात करें तो हम टैग्ड वैल्यू की बात करते हैं। ठीक है ना, तो अगर टैग्ड वैल्यू को देखें तो इसमें क्या होता है कि एक्सटेंशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ यूएमएल एलिमेंट, यानी कि एक्सटेंशन, यानी कि जो पर्टिकुलर यूएमएल का एलिमेंट अगर हमने कुछ ड्रॉ किया हुआ है तो उसके एक्सटेंशन यानी उसकी प्रॉपर्टी को किस तरीके से हम शो कर सकते हैं या बता सकते हैं, तो उसको हम टैग्ड वैल्यू कहते हैं। और इसको हम ब्रैकेट्स का, इस तरीके के ब्रैकेट्स का यूज करके हम वहाँ पे मतलब फिगर में इस तरीके का ब्रैकेट का यूज करके हम उसको वहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, देखिए मैं अभी सबके बारे में अभी आगे देखते हैं। स्टोरी टाइप, जैसा कि मैंने बताया था कि ये कुछ एक विजुअलाइजेशन है। ठीक है ना, और उस विजुअलाइजेशन को किस तरीके से हम एक ऐसे कॉन्टेक्स्ट में या फिर वोकेबुलरी का यूज करके किस तरीके से हम एक ऐसे फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं या लिखते हैं ताकि अगले बंदे को समझ में आ सके। ठीक है ना, इसे स्टीरियो टाइप कहते हैं। ठीक है ना, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर यूज टू एक्सटेंशन ऑफ द वोकेबुलरी ऑफ द यूएमएल, ठीक है, ये मतलब एक एक्सटेंशन ही है, समझ लीजिए। यूज टू क्रिएट न्यू काइंड ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी कि अकॉर्डिंग टू नीड अगर हमें कुछ नए ब्लॉक बनाने की जरूरत पड़ती है तो हम अपने मन से अगर कुछ बना देते हैं, ठीक है ना, जो कि भले कहीं लिखा ना हो लेकिन कस्टमर को अगर समझाने के लिए हम अलग से कुछ बना देते हैं, ठीक है ना, तो उसे हम स्टूडियो टाइप में डाल सकते हैं। ठीक है, जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ड्रॉन एज अ नेम इनक्लोज्ड इन दिस टाइप ऑफ ब्रैकेट। ठीक है ना, यानी कि कुछ हमें कुछ अगर पर्टिकुलर कुछ नई चीज़ अगर उसमें इम्प्लीमेंट करनी है तो हमने एक इस तरह से सिंबल लिया और उसमें वो चीज़ डाल दी। ठीक है ना, अगर कंस्टेंट की बात करें तो मतलब वही है कि किस तरीके से ज़बरदस्ती उनका रिलेशन इस्टेब्लिश किया जाए, तो एक्सटेंशन ऑफ द सेमेंटिक्स ऑफ अ यूएमएल एलिमेंट। ठीक है ना, ड्रॉ अ स्ट्रिंग इनक्लोज अ ब्रैकेट, इसमें भी क्या करना है कि हमें बस एक ब्रैकेट का यूज़ करके हमें पर्टिकुलर नोट को लिख देना है। देखिए जैसे लिखा हुआ है कैन बी पुट इन अ नोट। ठीक है ना, एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ, चाहे नोट हो, चाहे टैग्ड वैल्यू हो, चाहे स्टोरी टाइप हो, अगर कुछ हमें समझ में आ रहा है लिखने का, या फिर कंस्टेंट हो। ठीक है ना, तो ये सब का सब जो होता है ये कहीं ना कहीं यूएमएल को और अच्छी तरीके से किस तरह इम्प्लीमेंट करने के लिए होता है, ताकि हम एक अच्छा मॉडल क्रिएट कर सकें जो यूज़र को हमारा शो हो सके या देख सके। अगली चीज़ दोस्तों, अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है दोस्तों वो है हमारा डायग्राम्स का। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम डायग्राम की बात करें तो डायग्राम क्या होता है कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ रियलिटी, यानी कि जो हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं तो उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले एक स्ट्रक्चर को जो हम क्रिएट करते हैं ताकि हम इम्प्लीमेंटेशन से पहले ये देख सकें कि हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो सही होगा कि नहीं, या उसमें कुछ गलती तो नहीं होगी। ठीक है ना, तो डायग्राम इसमें हमारी हेल्प करता है। यूजिंग अ लिमिटेड सेट ऑफ जनरल यूज बिल्डिंग ब्लॉक्स, यानी कि कुछ हम नंबर ऑफ ब्लॉक्स का शेप्स का यूज करके हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिफाइंड टाइप ऑफ डायग्राम आर यूज टू रिप्रेजेंट द सिस्टम इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, यानी कि डिफरेंट जो अलग अलग डायग्राम्स होते हैं, कहने का मतलब है हम अलग अलग सिचुएशन के लिए ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये डायग्राम बताते हैं कि किस सिचुएशन में कौन से डायग्राम का हम यूज कर सकते हैं। गुड डायग्राम्स मेक द सिस्टम मोर अंडरस्टैंडेबल, यानी कि अगर बढ़िया से अगर आप एक फर्स्ट क्लास डायग्राम अगर आप बनाते हैं, मतलब हर चीज़ को दिमाग में रखते हुए रिलेशनशिप को, बिहेवियर को, स्ट्रक्चर को, ठीक है ना, तो वो कहीं ना कहीं दूसरों को समझने के लिए काफ़ी ईजी होता होगा। चूजन द राइट डायग्राम, ठीक है, ये सबसे बेस्ट का सबसे मेन काम होता है, क्योंकि जब तक आप सही डायग्राम को सेलेक्ट नहीं करेंगे अलग अलग मॉड्यूल्स का, और जब तक उनको किस तरीके से कंबाइन करना ये सारी चीज़ें नहीं देखेंगे, तब तक आपका एक सही डायग्राम नहीं बन पाएगा। और जब तक सही डायग्राम नहीं बनेगा तब तक कोई भी नया कोई भी आप अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते।
अगर हम यूएमएल की बात करें तो दो तरीके का डायग्राम इसमें यूज होता था दोस्तों, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। एक आपका स्ट्रक्चरल डायग्राम होता है और दूसरा आपका होता है दोस्तों बिहेवियर डायग्राम, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चरल डायग्राम की बात करें तो ये पर्टिकुलर जो आपका मॉड्यूल है या सिस्टम है उसके स्ट्रक्चर को शो करता है, यानी कि जैसा लिखा हुआ है कि यूज टू विजुअलाइज, स्पेसिफाई, कंस्ट्रक्ट एंड डॉक्यूमेंट द स्टैटिक एस्पेक्ट्स ऑफ अ सिस्टम, ठीक है ना। जैसे कि और अगर स्ट्रक्चरल डायग्राम की बात करें तो इसके अंदर देखिए क्लास डायग्राम, ऑब्जेक्ट डायग्राम, कंपोनेंट डायग्राम, डिप्लॉयमेंट डायग्राम, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें मतलब ये इतने डायग्राम आते हैं, जैसा बताया था इसमें इसमें क्लास के रिलेशन को दिखाया जाता है, इसमें ऑब्जेक्ट का और क्लास का रिलेशनशिप या ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट का रिलेशनशिप दिखाया जाता है, इसमें कितने कंपोनेंट है, कैसे वो अटैच है, वो स्ट्रक्चर दिखाया जाता है, ठीक है ना। इसी तरीके से बिहेवियर डायग्राम भी है, ठीक है ना, ये भी यूएमएल का ही पार्ट है, ठीक है ना। इसके अंदर यूजर केस डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, कोलैबोरेशन डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम, ठीक है, ये सारे डायग्राम आते हैं, ठीक है ना। इनके बारे में भी हम लोग डिस्कस सर्च कर चुके हैं। तो मेन कहने का मतलब क्या है, ये जो डायग्राम अगर हम यूएमएल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम्स की बात करें तो हम लोग यूएमएल का यूज़ करते हैं, यानी यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। तो ये लैंग्वेज जो है ये कहीं ना कहीं हमें हेल्पफुल होती है कि किस तरीके से अगर हम कस्टमर को, जो कि एक नॉन प्रोग्रामर होता है, यानी प्रोग्रामर नहीं होता है, तो उसको हम किस तरीके से जो हम वर्क कर रहे हैं उसको समझाएं और अपने आप को भी उसको किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने से पहले किस तरीके से हम उसका एक अच्छा से अच्छा डायग्राम बनाएं, ठीक है ना। हर चीज़ को ध्यान में, हर पहलू को ध्यान में रख के, ताकि जब हम उसका इम्प्लीमेंटेशन करें तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी गलती ना हो और जैसा हम चाह रहे हैं वो हमारा पर्टिकुलर जो थिंग है वो वही टास्क परफॉर्म करे, ठीक है दोस्तों। तो होप सो दोस्तों आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। हम अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे नए 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 कॉन्सेप्ट के साथ। तो कल हम फिर मिलते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच क्लास करने के लिए, और कल फिर से हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिज़ाइन के सेकेंड यूनिट को लेके आपके सामने फिर से आते हैं। थैंक यू वेरी मच।